Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences. I hope all of you guys are doing extremely well, and today we will study about the various form of DNA. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी डीएनए की डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि वाटसन क्रिक के द्वारा मॉडल दिया गया था, वो समझाया गया था। जो वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो कौन से फॉर्म के आधार पर था? बी फॉर्म के आधार। तो जो उन्होंने मॉडल दिया था वो बी फॉर्म का मॉडल था। और वहीं पर हमने ये भी बात की थी कि डीएनए की और भी अदर फॉर्म्स होती हैं, तो आज हम उन्हीं अदर फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका? स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए वर डिस्क्राइब बाय द वाटसन क्रिक। जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अच्छी तरह से स्टडी कर ली थी। जो डबल हेलिक्स डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन क्रिक डिस्क्राइब द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है कि वाटसन क्रिक ने जो भी स्ट्रक्चर बताई थी वो कौन सा फॉर्म था? डीएनए का बी फॉर्म था। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। डीएनए हैज़ मेनी अदर फॉर्म्स एंड कॉन्फॉर्मेशन सच एज ए बी सी डी एंड जेड फॉर्म। तो और भी अदर फॉर्म्स होती हैं जिनके हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। दीज फॉर्म्स हैज मेनी वेरिएशन। अब इन जो अलग अलग फॉर्म होती हैं इनमें कुछ अंतर होते हैं, इसी के कारण इनको अलग अलग फॉर्म कहा गया है। द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक। अब ये जो इनमें जो अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन बनती है, इनकी जो संरचना अलग अलग होती है, वो किस कारण से होती है? अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। दी हाइड्रेशन लेवल की, वहाँ पर हाइड्रेशन लेवल यानी जल का लेवल क्या है, उसकी सांद्रता कितनी है। डीएनए सीक्वेंस, उसकी सीक्वेंस कैसी है। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ वेसेज की, जो उसमें जो नाइट्रोजनी क्षार है उनमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि केमिकल मॉडिफिकेशन के कारण उसकी संरचना में परिवर्तन आ सकता है। द टाइप एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कभी भी डीएनए डायरेक्ट तो पाया नहीं जाता, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन में रहेगा, तो उस सॉल्यूशन में कोई आयन की सांद्रता उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन से आयन की सांद्रता कितनी है। तो उस पर भी उसकी फॉर्म डिपेंड करती है, उसकी कॉन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है। तो अब हम उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडीएनए। एडीएनए is one of the possible double helical structure which DNA can adopt along with other biological active helix structure BDNA और ZDNA। तो ये क्या कह रहा है कि ADNA जो फॉर्म होती है इसकी, तो ये फॉर्म जो दूसरी फॉर्म होती है जैसे BDNA और ZDNA, तो उनके साथ भी प्रेजेंट रह सकता है। तो ये आसानी से वहाँ पर पाया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। तो जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने BDNA के स्टडी की थी, तो उसमें क्या होता है, जो उसमें जो कुंडलन होता है यानी जो हेलिक्स होता है वो कौन सी दिशा में होता है? राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज। तो उसमें ये कुंडलन बनते हैं, यहाँ पर डायग्राम में देते हैं। कुंडलन कौन सी दिशा में होते हैं? दक्षिणावर्ती दिशा में यानी राइट हैंडेड साइड में। शॉर्ट एंड फैट कंपेयर टू BDNA। अब जो BDNA होता है उसके कंपेरिजन में ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और फैट होता है यानी मोटा होता है। यदि इसका डायमीटर देखें तो उससे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अकर ओनली इन डिहाइड्रेटेड सैंपल ऑफ डीएनए सच दोज यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट। अब ये जो ADNA होता है वो कब पाया जाता है? जब कोई सैंपल होता है डिहाइड्रेटेड सैंपल, तो उन्हीं में ये DNA पाया जाता है। और डिहाइड्रेटेड सैंपल कब काम में लेते हैं? जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। दिस फॉर्म प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? जिस मीडियम में सोडियम आयंस की मात्रा यानी सांद्रता ज़्यादा होगी, वहीं पर ये ADNA स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यानी वहाँ पर डिहाइड्रेशन रहेगा, मतलब जल की मात्रा कम होगी, जल की सांद्रता कम होगी, और सोडियम आयंस की सांद्रता ज़्यादा होगी, तो वहीं पर ADNA पाया जाता है। हेलिक्स डायमीटर इज 2.3 नैनोमीटर एंड हेलिक्स पिच इज 2.8 नैनोमीटर। जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.3 नैनोमीटर। और जो हेलिक्स पिच होता है यानी एक टर्न होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? एक चक्कर जहाँ पर पूरा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 2.8 नैनोमीटर। तो ये 8 नैनोमीटर में है यहाँ पर ये इसकी मेजरमेंट। नेक्स्ट है 11 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन 1 हेलिक्स एंड हेलिक्स राइज पर बेस पेयर इज 0.256 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जो प्रत्येक बेस पेयर की मध्य की दूरी होती है वो तो कितनी होती है?
कितनी होती है 0.25 नैनोमीटर। और जो प्रत्येक टर्न में जहाँ पर ये एक टर्न होता है, पूरा चक्र होता है, उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो 11 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। माइनर ग्रूव इज नैरो एंड डीप, मेजर ग्रूव वाइड एंड सेलो। जो इनमें खांच होती है, हमने पढ़ा 2 प्रकार की खांच होती है, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। तो इसमें जो माइनर ग्रूव होती है वो कैसी होती है, नैरो यानी संकरी और डीप, संकरी और गहरी होती है, तथा मेजर ग्रूव कैसी होती है, इसमें वाइड चौड़ी और सेलो यानी छिछली होती है, मतलब कम गहरी होती है। नेक्स्ट है बीडीएनए। बीडीएनए के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि बीडीएनए के बारे में डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। कॉमनली फाउंड इन डीएनए, जो नॉर्मली डीएनए होता है वो कौन सा होता है, बीडीएनए होता है, और लगभग सभी यूकेरियोटिक जीवों में ये बीडीएनए पाया जाता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कोइल्ड अराउंड द कॉमन एक्सिस। इसमें क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो एक कॉमन एक्सिस पर एक दूसरे से लिपटी हुई रहती हैं। 2 हेलिक्स आर वुंड इन सच ए वे सो एज टू प्रोड्यूस 2 इंटरचेन स्पेसिंग और ग्रूव। अब इसमें जब ये जो कुंडलन होता है उसके कारण क्या होता है, इसमें मेजर और माइनर ग्रूव बन जाती है, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। मेजर या वाइड ग्रूव, जो इसमें जो मेजर ग्रूव होती है वो कैसी होती है, वाइड होती है, और जिसकी विड्थ देखें तो 12 एंगस्ट्रॉम और डेप्थ कितनी होती है इसकी 8.5 एंगस्ट्रॉम। और दूसरी जो माइनर या नैरो ग्रूव होती है उसकी विड्थ देखें तो 6 एंगस्ट्रॉम और उसकी डेप्थ कितनी होती है 7.5 एंगस्ट्रॉम। These grooves provide surface with which proteins, chemicals, drugs can interact। अभी जो ये खांच होती है इनका रोल होता है कि कोई भी प्रोटीन या केमिकल आकर जुड़ता है तो वो इन्हीं ग्रूव्स में आकर जुड़ता है। डीएनए से जब भी कोई प्रोटीन या केमिकल आकर जुड़ता है या कोई भी दवा होती है या ड्रग्स होती है वो आकर जुड़ती है, तो वो कहाँ पर आकर जुड़ेगी, इन्हीं माइनर और मेजर ग्रूव्स में आकर जुड़ती है। इसके डायमीटर हमें पता है कि जो इसकी जो हेलिक्स पिच की लंबाई कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, पर ये जो पर बेस पेयर के मध्य दूरी होती है वो कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है सीडीएनए। देखो सीडीएनए क्या होता है, सीडीएनए फॉर्म्ड एट 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो रिलेटिवली जहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी वो कम होगी, 66% ह्यूमिडिटी होगी, और जहाँ पर जिस मीडियम में आयन कौन से होंगे, लिथियम और मैग्नीशियम आयन। जब लिथियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे तभी ये सीडीएनए फॉर्म वहाँ पर बनती है। राइट हैंडेड विद एक्सियल राइज ऑफ 3.32 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर। अभी इसका जो कुंडलन होता है वो भी कैसा होता है, राइट हैंड साइड। हमने एडीएनए में पढ़ा तो एडीएनए में कुंडलन कैसा होता है, राइट हैंड साइड। बीडीएनए में भी हमें पता है राइट हैंड साइड होता है, और सीडीएनए में भी कैसा होता है, राइट हैंड साइड, दक्षिणावर्ती। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें दक्षिणावर्ती होता है, किसमें वामावर्त होता है। तो अभी तक सभी में कैसा था, दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंड साइड। और इसमें जो एक्सियल राइज ऑफ 3.32 पर बेस पेयर, यानी हर बेस पेयर के मध्य कितनी दूरी पाई जाती है 3.32 एंगस्ट्रॉम। 9.33 बेस पेयर पर टर्न। जो इसका एक चक्र होता है उस एक चक्र में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं 9.33। जो बीडीएनए में कितने पाए जाते हैं 10.4 पाए जाते हैं। हेलिकल पिच 3.3 एंगस्ट्रॉम इंटू 9.33 एंगस्ट्रॉम, तो टोटल कितनी हो गई इसकी पिच लंबाई 30.97। अब ये जो पिच लंबाई ज्ञात करते हैं वो डायरेक्ट वे से भी काउंट कर सकते हैं कि जो एक चक्कर है उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं या बेस पेयर कितने हैं 9.33 बेस पेयर, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है 3.32। तो इनको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, ये हेलिक्स पिच की लंबाई आ जाएगी। बेस पेयर रोटेशन। अब इसमें जो बेस पेयर होते हैं उनमें कुछ रोटेशन बनता है, यानी उसमें जो घुमाव होता है वो कितने डिग्री का होता है 38.5 डिग्री। एज डायमीटर ऑफ 19 एंगस्ट्रॉम स्मॉलर देन द ए एंड बी डीएनए। अब इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, सिर्फ 19 एंगस्ट्रॉम होता है, बल्कि एडीएन जो किससे एडीएनए और बीडीएनए से कम होता है, मतलब ये उनसे थिन होता है यानी पतला होता है। द टिल्ट ऑफ बेस इज 7.8 डिग्री। अब ये जो क्षार होते हैं उनमें जो झुकाव होता है वो कितने डिग्री का होता है 7.8 डिग्री का झुकाव होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डी डीएनए के बारे में। तो देखो डी डीएनए क्या होता है,
डी क्या होता है, एक्सट्रीमली रेयर वेरिएंट विद ओनली 8 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। ये कैसा होता है, बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ पाया जाता है और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें केवल ओनली 8 बेस पेयर पाए जाते हैं। पर टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, सिर्फ 8 बेस पेयर पाए जाते हैं। द फॉर्म्स ऑफ डीएनए फाउंड इन सम डीएनए मॉलिक्यूल्स डिवोइड ऑफ ग्वानिन। अब इसमें क्या होता है, यह डीएनए फॉर्म उन डीएनए मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है जिसमें क्या होता है, ग्वानिन का अभाव होता है। जहां पर ग्वानिन नहीं होता है वहां पर यह डीडीएनए पाया जाता है। एक्सियल राइज ऑफ 3.03 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर, टिल्ट ऑफ 16.7 डिग्री फ्रॉम एक्सिस ऑफ हेलिक्स। ये हेलिक्स होता है उससे एक्सिस पर कितना टिल्ट रहता है या कितना झुकाव रहता है, इसमें 16.7 डिग्री। और पर बेस पेयर कितनी दूरी होती है, 3.03 एंगस्ट्रॉम। और ये हमें पता चल गया है कि इसके एक चक्कर में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 8 बेस पेयर पाए जाते हैं। हेलिक्स डायमीटर इज 1.9 नैनोमीटर। इसमें जो 19 नैनोमीटर ये इसका डायमीटर होता है, यानी हेलिक्स पिच कितनी होती है इसकी, 2.4 नैनोमीटर। इसकी जो पिच लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी छूट गई, वो क्या है, इसमें जो कुंडलन होता है वो भी कैसा होता है, राइट हैंड साइड होता है, जैसा ए डीएनए, बी डीएनए और सी डीएनए और डी डीएनए। अब तक जितने भी चारों डीएनए फॉर्म है उनमें सब में कैसा कुंडलन होता है, राइट हैंड साइड यानी दक्षिणावर्ती कुंडलन पाया जाता है। अब लास्ट देखते हैं जेड डीएनए। अब देखो जेड डीएनए वन ऑफ द मेनी पॉसिबल डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा संभावना रहती है इसमें डबल डीएनए स्ट्रक्चर की। लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विंड्स टू लेफ्ट इन जिगजैग मैनर। अब देखो, अब तक जितने भी हमने डीएनए पढ़े उनमें कुंडलन कैसा होता है, राइट हैंड साइड। लेकिन जो जेड डीएनए होता है उसमें कुंडलन कैसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें जो कुंडलन होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोल सकते हैं जिसको हम। तो इसको हम वामावर्त डीएनए भी बोलते हैं। और जब इनमें कुंडलन होता है तो ये एक रेगुलर कुंडलन नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा कुंडलन होता है। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग मैनर बोलते हैं। और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, जेड डीएनए। डीएनए बैकबोन वर इन जिगजैग मैनर सो दे आर टर्म्ड एज जेड, इसी के लिए इसको जेड डीएनए बोलता है। अब इसकी डिस्कवरी की गई थी, 3 साइंटिस्ट थे, रिच, नॉर्दिन एंड वेंग। इन्होंने 1984 में जेड डीएनए की स्टडी की थी। इट हैज़ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड एज बी डीएनए। जैसे बी डीएनए में 2 एंटी पैरेलल यानी कि प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, वैसे ही इसमें भी 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। इट इज़ लॉन्ग एंड थिन एज कम्पेयर टू बी डीएनए। यदि बी डीएनए से कंपेयर किया जाए तो ये कैसा होता है, उससे लंबा होता है लेकिन उससे पतला होता है, यानी इसका डायमीटर कम होता है। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज डाइन्यूक्लियोटाइड रादर देन मोनोन्यूक्लियोटाइड। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम पे पूछा भी जाता है। इसमें जो, अब देखो, नॉर्मली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होगी, मोनोन्यूक्लियोटाइड होगी। लेकिन यहाँ पर जो जेड डीएनए होता है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, डाइन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड नहीं होती है, इसमें डाइन्यूक्लियोटाइड होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। हेलिक्स पिच देखें इसकी तो कितनी होती है, 4.66 नैनोमीटर। पहले बात कर चुके, बी डीएनए के कंपैरिजन में कितना होता है, लंबा होता है। तो इसका जो पिच होता है, हेलिक्स पिच होता है, वो भी कितना होगा, 4.66 नैनोमीटर, जो सबसे अधिक है। और इसके जो पर टर्न में, प्रत्येक चक्र में या हेलिक्स में 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं, वो भी सबसे अधिक है। हेलिक्स डायमीटर इज 1.8 नैनोमीटर। यदि इसके डायमीटर की बात करें तो वो कैसा होगा, कम होगा, केवल 18 एंगस्ट्रॉम या 1.8 नैनोमीटर। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मेजरमेंट नैनोमीटर में ली गई है। यदि इनको एंगस्ट्रॉम में बदलना हो तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग देते ही नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 1.8 नैनोमीटर है उसको यदि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 का से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 एंगस्ट्रॉम। तो ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। इट इज ए सिंथेटिक डीएनए फॉर्म विच इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ जीसी सीक्वेंस। अब ये देखो, जेड डीएनए होता है वो नेचुरली नहीं बनता है, लेकिन जब इनके जो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, इनमें जब कोई अल्टरनेशन कर दिया जाए, यदि इनमें कोई बदलाव कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए, तो उस कारण से ये जेड डीएनए का निर्माण होता है। तो ये कैसी होती है, सिंथेटिक होगी, यानी कृत्रिम होती है, नेचुरली नहीं पाया जाता है जेड डीएनए।
यदि कोई अल्टरनेशन कर दिया जाए ग्वानिन और साइटोसिन सीक्वेंस में, तब ये जेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने पढ़ा है डीएनए की वेरियस फॉर्म्स के बारे में। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।